Yes, my dear student of class 10th, C, we were reading the chapter geography, in which the chapter was agriculture. So today we are going to read about the cropping pattern. We have read what is agriculture and what kind of agricultures are there today. Cropping pattern. Cropping pattern means किस तरीके से इंडिया में खेती की जाती है. So first of all, what is India has three cropping seasons. जैसे कि पता है हमें इंडिया में थ्री क्रॉपिंग सीजन्स होती हैं, रबी, खरीफ और जेठ. सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट रबी. रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर. रबी क्रॉप्स जो है वो विंटर में बोई जाती है फ्रॉम अक्टूबर मंथ से दिसंबर मंथ तक, एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून. और इसको काट लिया जाता है या हार्वेस्ट कर दिया जाता है फ्रॉम समर मंथ में, जो अप्रैल से जून तक होता है. Important rabi crops are wheat, barley, peas, gram, and mustard. These are the crops which are grown during the rabi season. Now the second one is kharif. Kharif is खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून. जब मानसून की स्टार्टिंग होती है तब इस प्रकार की फसल की जाती है. यू मे से इट इज दिस काइंड ऑफ एग्रीकल्चर इज डन ड्यूरिंग द मानसून सीजन and in different parts of country, and these are harvested in September to October, और September से अक्टूबर तक इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, काट लिया जाता है. इट मीन्स इट इज बीन started from the monsoon seasons during the rainy season, you may say, and it is being harvested in from the September to October month. It is important crops grown during this season are, और इसकी जो important crops होती हैं जो इस सीजन के तहत, इस सीजन के अनुसार बोई जाती हैं, दे आर पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुर, that is अरहर, it means दाल, मूंग, उड़द, cotton, jute, groundnut and soybean. This type of crop is grown during the kharif season. And the next and the last is jet pattern. In between the rabi and kharif, रबी और खरीफ के बीच में देयर इज अ शॉर्ट सीजन, एक शॉर्ट छोटी सी सीजन होती है ड्यूरिंग द समर मंथ के टाइम पर, दैट इज नोन एज जेट सीजन, जिसको हम जेट सीजन के नाम से बोलते हैं. इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन आर वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर एंड वेजिटेबल्स एंड फूड फॉडर क्रॉप्स होते हैं. दैट मीन्स वाटरमेलन, मस्कमेलन एंड कुकुम्बर, दीज आर द kind of a vegetables that we get during the jet season, and the fodder crops means the crops that we grow for animals. तो एनिमल्स के लिए जो फूड हम ग्रो करते हैं, तो फॉडर इज ऑल्सो ग्रोन ड्यूरिंग द जेट. And that next is our next topic is the major crops. Actually, what are the major crops in India that are grown? We are going to read about it. So major crops grown in India are, जो major crops हैं इंडिया में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती हैं, they are rice, wheat, millets, pulses, tea, coffee, sugarcane, oilseed, cotton and jute, etc. Now we are going to read these crops separately and in detail. First of all, we talk about rice. Rice actually staple food crop है. Staple food crops means maximum people remain busy eating rice. Rice सबसे ज़्यादा मात्रा में खाया जाने वाला या staple food है भारत का. Our country is the second largest producer of rice in the world after China. हमारी जो कंट्री है वो सेकंड नंबर पे आती है राइस प्रोडक्शन में चाइना के बाद में. एंड इट इज़ अ खरीफ क्रॉप दैट वी ऑलरेडी हैव रेड. तो ये कौन सी क्रॉप होती है? खरीफ क्रॉप, विच इज रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, और इसके लिए टेम्परेचर की ज़्यादा जरूरत होती है, अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर. और ह्यूमिडिटी रेट भी इसके लिए ज़्यादा चाहिए होता है, जो एनुअल कम से कम 100 सेंटीमीटर की, 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल को अच्छा रेनफॉल माना जाता है. नेक्स्ट इज इट इज ग्रोन इन प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. इसको उगाया जाता है कहाँ पर? नॉर्थ में या फिर नॉर्थ ईस्टर्न जो प्लेन्स हैं वहाँ पर. स्पेशली दिस इज डन इन एल्यूवियल सॉइल्स, कोस्टल एरियाज में भी और डेल्टिक रीजन्स में. इट मीन्स जहाँ पर भी ज़्यादा बारिश होती है, राइस इज ग्रोन इन दोज एरियाज. Our next is wheat. This is also one of the important or staple food of our country. The second most important cereal crop है ये, सबसे ज़्यादा मात्रा में राइस के बाद उगाई जाने वाली फसल भारत की. इट इज़ द मेन फूड क्रॉप, और ये मेन फूड क्रॉप होती है इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कंट्री के ये मेनली इसका प्रोडक्शन होता है. दिस रबी क्रॉप requires
अ कूल ग्रोइंग सीजन, बढ़ते समय जब ये बढ़ रही होती है तब इस समय ठंडी जलवायु की जरूरत इसको होती है, विद 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, और एनुअल रेनफॉल इसके लिए चाहिए होता है 50 to 75 सेंटीमीटर, एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, और पकते समय बहुत ही अच्छी सनशाइन की जरूरत होती है। बीट ग्रोइंग रीजन्स आर द, जहां पर बीट उगता है, दैट इज गंगा सतलज प्लेन है इन नॉर्थ में, एंड वेस्ट एंड ब्लैक, और वेस्ट में ब्लैक सॉइल रीजन्स ऑफ द डेक्कन, डेक्कन का जो ब्लैक सॉइल रीजन है वहां पर इस प्रकार की फसल अच्छी मात्रा में की जाती है। नेक्स्ट इज मिलेट। मिलेट में आपका आता है ज्वार, बाजरा, रागी आर द इम्पोर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। ज्वार हो गया, बाजरा है या रागी है, ये इम्पोर्टेंट मिलेट्स हैं जो इंडिया में उगाए जाते हैं। दीज हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, और इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। नेक्स्ट इज पल्सेस। सो पल्सेस में क्या है बेटा, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द, पल्सेस मीन्स दाल, पहली बात तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूसर्स भी इंडिया है और सबसे ज्यादा मात्रा में कंज्यूम इंडिया करती है पल्सेस का। मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन द वेजिटेरियन डाइट, प्रोटीन का जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए मेजर सोर्स है ये प्रोटीन के लिए, मतलब प्रोटीन वी गेट लॉट ऑफ फ्रॉम दिस। These need less moisture and survive even in the dry condition। बहुत कम बारिश इसके लिए चाहिए होती है, और बहुत ड्राई सूखी कंडीशन में भी, मतलब बहुत कम रेनफॉल में, लाइक 50 or 60 सेंटीमीटर इफ रेनफॉल it remains, then the pulses can be grown। And actually this is also called poor man's meat, इसको poor man's meat भी बोलते हैं। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है इस प्रकार की फसल, वो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, Maharashtra and Karnataka। Means to say the states which have not much rainfall in their regions। And the next is food crop other than grain। It means there are many food crops जो grain के अलावा भी होती है, they are also known as commercial crops। So first of all we'll talk about sugar cane, बड़ा important है ये। इट इज ट्रॉपिकल एज वेल एज द सब ट्रॉपिकल क्रॉप। ये ट्रॉपिकल क्रॉप है भी है और सब ट्रॉपिकल, इट मीन्स जहाँ पर बारिश ठंड ज़्यादा होती है वहाँ पर भी इस प्रकार की फसल पाई जाती है, और जहाँ पर थोड़ी कम बारिश होती है या कम रेनफॉल रहता है या फिर कम ठंड होती है, इन दैट एरिया दिस ऑल्सो कैन बी ग्रोन। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ये गर्म और ह्यूमिड मीन्स जहाँ पर रेनफॉल रहता है इस प्रकार की क्लाइमेट में अच्छा उगाया जाता है, with a temperature of 21 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स अच्छा खासा टेम्परेचर की जरूरत भी होती है, और अगर नहीं भी बहुत कम भी है then मतलब मॉडरेट टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू ग्रो द शुगर केन। एंड एन एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर, और इसके लिए एनुअल रेनफॉल की जरूरत होती है वो 75 से 100 सेंटीमीटर की ही चाहिए होती है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में गन्ना उगाया जाता है, दैट इज उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। दीज आर द स्टेट्स वेयर लॉट ऑफ sugar cane is grown। Next is oil seed। The oil seeds covers approximately 12% of the total cropped area of the country। टोटल जो एरिया है हमारी जहाँ पर फसलें की जाती हैं उसका 12% जो है वो ऑयल सीड कवर करता है, तिलहन वगैरह जो होते हैं। These are used as a cooking mediums as well as used as a raw material। Cooking mediums के लिए like they are used as a oil, mustard oil like we use, and as a raw material in the production of soap। सोप के में साबुन बनाते समय इसका एज ए रॉ मटेरियल इसका प्रयोग किया जाता है, कॉस्मेटिक बनाते समय, या फिर ऑइंटमेंट जो मलहम वगैरह आते हैं जिसमें थोड़ा चिपचिपा पदार्थ होता है। नेक्स्ट इज द टी कल्टिवेशन is an example of plantation agriculture, It's an example of plantation agriculture। Of plantation agriculture I have told you in the last video also। Plantation means plantation agriculture is the agriculture that takes the whole year to grow। जहाँ पर पूरी साल लगती है फसल उगने में, एक ही फसल की जाती है एक बार एक साल में। It is an important beverages crop। ये beverages crop important है, introduced in India। इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी इनिशियली बाय द ब्रिटिश। लेकिन स्टार्टिंग किसके द्वारा की गई? ब्रिटिश के द्वारा। इट रिक्वायर्स वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट। इसके लिए चाहिए होता है वार्म, थोड़ा गर्म, और मॉइस्ट फ्री, जब बहुत ज़्यादा मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री, इट मीन्स वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती है, और फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट मतलब जब कोहरा वगैरह ना पड़ रहा हो, विद द फ्रीक्वेंट शावर्स, और साथ में बारिश भी चाहिए होती है ऑल थ्रू द ईयर, पूरी साल।
मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं हमारे कंट्री के, वो हैं असम, हिल ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला. दीज आर द मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ टी. नेक्स्ट इज कॉफी. Indian coffee is known in the world for its good quality. इंडियन की जो कॉफ़ी है वो पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है अपनी अच्छी क्वालिटी के लिए. इट्स कल्टिवेशन इज कन्फाइंड टू द नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. मीन्स से ये उगाई जाती है नीलगिरी में, कर्नाटका में, केरला में एंड तमिलनाडु रीजन्स. दीज आर द रीजन्स दैट यू हैव टू लर्न. देयर इज नो एनी अदर वे टू अंडरस्टैंड दिस एक्सेप्ट लर्निंग. नाउ इट्स टाइम फॉर द हॉर्टिकल्चर क्रॉप. एक्चुअली हॉर्टिकल्चर्स में क्या है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं जहाँ पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन. सो इंडिया इज अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज द टेम्परेट फ्रूट्स. यहाँ पर टेम्परेट और ट्रॉपिकल दोनों ही प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन पाई जाती हैं, तो इसीलिए दोनों ही प्रकार के फ्रूट्स भी उगाए जाते हैं. इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 13% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेशन. टोटल वर्ल्ड की वेजिटेशन का 13% जो है वो इंडिया उगाता है. नेक्स्ट इज नॉन फूड क्रॉप्स. there are few crops which do not come in the category of food, so they are known as the non-food crops. सबसे पहले we talk about rubber. It is an equatorial crop. ये equatorial crop है. It means जहाँ पर बारिश लगभग रोज होती है, लगभग. बट अंडर द स्पेशल कंडीशन इट इज ग्रोन इन ट्रॉपिकल. लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस में ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी उगाई जा सकती है. इससे आर्टिफिशियल रबर इज ग्रोन नाउअडेज. आर्टिफिशियल रबर जो है वो उगाई जाती है. इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. इसको फिर चिपचिपी वाली, वो थोड़ी बारिश वाली क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती है विद द रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर. इसका मतलब बहुत अच्छी बारिश होगी, बहुत ज़्यादा बारिश, 200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होता है इसके लिए. एंड टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहना चाहिए. इट इज़ मेनली ग्रोन इन केरला. ये सबसे ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, Andaman and Nicobar Island and the Garo Hills of Meghalaya. In all these places, rubber is grown. The next is fiber crops. Cotton, jute, hemp and natural silk are the 4 major fiber crops हैं ये जो उगाई जाती हैं भारत में. Rearing of silkworm का जो रेयर किया था पाले जाते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क के लिए, सिल्क फाइबर के लिए, दैट इज नोन एज सेरीकल्चर. उसको किस नाम से जानते हैं? सेरीकल्चर के नाम से, प्लीज रिमेंबर. एंड नेक्स्ट एंड दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आल्सो, कॉटन. इट इज अ खरीफ क्रॉप. ये खरीफ क्रॉप है हमारी. ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल. ऐसी जगहों पर की जाती है जहाँ पर ड्रायर पार्ट्स हो, मतलब बारिश कम होती हो और ब्लैक सॉइल की रिक्वायरमेंट इसके लिए होती है. एंड दैट इज फाउंड इन द डेक्कन प्लेट्यू, जो पाई जाती है डेक्कन प्लेट्यू में. इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर. इसको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है, लाइट रेनफॉल, बारिश कम, और इरीगेशन चाहिए होती है, सिंचाई की जरूरत होती है. 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, कम से कम 210 दिन हो जब कोहरा नहीं होना चाहिए. एंड ब्राइट सनशाइन की जरूरत होती है इसकी ग्रोथ के लिए. मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं इसके, दैट इज महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. देयर इज नो एनी अदर वे, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, टू अंडरस्टैंड these places except learning. You have to just learn them. The next is jute. It grows well on well drained fertile soil. ये जहाँ पर अच्छी प्रकार से पानी की जहाँ पर पूर्ति हो सके और सॉइल भी फर्टाइल हो, वहाँ पर इस प्रकार की खेती की जाती है. फ्लड प्लेन्स में की जाती है, वेयर सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर, जहाँ पर सॉइल हर साल रिन्यू होती है. मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं, दे आर द वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय. तो नेक्स्ट इट इज यूज्ड इन मेकिंग गनी वैक्स. अब इसका प्रयोग जो है वो किस लिए होता है? गनी वैक्स बनाने के लिए होता है, मैट्स बनाने के लिए, रोप्स बनाने के लिए, यार्न धागा, कारपेट्स बनाने के लिए एंड अदर artifacts. There are so many artifacts which are used as a home, you may say, and the jute is used for making them. The next is technological and institutional reform. Actually, this is what we have read about the agriculture. Now, what government has done to improve the quality of the crop
तो उसमें गवर्नमेंट ने किया है टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल दोनों ही प्रकार के सुधार किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मोर देन 60% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, हमें ये बात पता नहीं चाहिए। 60% से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो खेती पर ही निर्भर हैं भारत में। आफ्टर इंडिपेंडेंस मेजर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म सच एज कलेक्टिवलाइजेशन, इंडिपेंडेंस के बाद कलेक्टिवलाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कॉर्पोरेशंस एंड अबोलिशंस ऑफ जमींदारी एक्सेट्रा वर गिवन प्रायोरिटी। इन चीज़ों पर ध्यान दिया गया सो दैट द पीपल विल बी एबल टू डू देयर एग्रीकल्चर प्रॉपरली। कलेक्टिवलाइजेशन का मतलब चकबंदी की गई। चकबंदी का मतलब मान लो किसी का एक प्लॉट 2 बीघे कहीं पर है, 2 बीघा कहीं है, 2 बीघा कहीं, तो उन सबको मिलाकर उसकी 6 बीघे जमीन बनती है, तो वो एक जगह पर उसको दे दी गई, दैट इज कलेक्टिवलाइजेशन। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग कॉर्पोरेशंस एंड अबोलिशन ऑफ, और जमींदारी भी उन्मूलन कर दिया गया सो दैट हर कोई भी व्यक्ति किसी के अंडर में काम ना करे, एवरीबडी रिमेन्स फ्री रिगार्डिंग देयर एग्रीकल्चरल लैंड। इन 1960s एंड 70s 1960 और 70 के दशक में टेक्निकल रिफॉर्म सच एज, कुछ टेक्निकल रिफॉर्म्स भी की गई, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस की गई एंड व्हाइट रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन टू प्रोड्यूस मोर व्हीट एंड राइस, व्हाइट रेवोल्यूशन दैट इज फॉर द मिल्क प्रोडक्शन। ऑल्सो इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए इन सब का इंट्रोडक्शन किया गया। इन 1980s 1980 के दशक में एंड 1990s 1990 के दशक में वेरियस प्रोविजंस फॉर क्रॉप इंश्योरेंस, बहुत सारे प्रोविजन सरकार ने बनाए क्रॉप इंश्योरेंस के लिए। स्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक खोली, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन देती थी लोगों के लिए, सो दैट दे विल बी एबल टू डू देयर एग्रीकल्चर प्रॉपरली विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ द ट्रेडर्स एंड ऑल। कोऑपरेटिव सोसाइटीज खोली गई एंड बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स, है ना, जिससे कि उनको लोन मिल सके, लोन फैसिलिटीज मिल सके टू द फार्मर्स एट द लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, कम ब्याज की दरों पर। अब इसके बाद स्पेशल वेदर बुलेटिन्स, अब कुछ स्पेशल वेदर बुलेटिन्स और एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स जो थे फार्मर्स के लिए इंट्रोड्यूस किए गए रेडियो पर और टेलीविजन पर, सो दैट दे विल बी एबल टू वॉच आउट ऑन द टेलीविजन कि उनको अपनी क्रॉप या अपनी फसल कैसे करनी है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP लॉन्च करती है गवर्नमेंट हर साल, है ना। रिम्यूनरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइस भी सरकार बताती है कि किस रेट पर बिकना है, किस रेट पर खरीदा जाना है फॉर इम्पोर्टेंट क्रॉप्स टू चेक द एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ द फार्मर्स, स्पेकुलेटर्स एंड मीडिएटर्स, जिससे कि मीडिएटर्स और जो बीच के दलाल टाइप जो लोग होते हैं वो उनको ना ठग सकें, उसके लिए सरकार MSP भी लॉन्च करती है। And the next and the last is food security, your topic. Food security means government is responsible to provide the food to everyone in the country. Government works as a king and we all are the praja of the king. So food security में क्या होता था, government designed national food security system. National food security system government ने डिजाइन किया है to ensure food security to every citizen, जिससे हर एक व्यक्ति के लिए फूड मिल सके। It consists 2 component, इसमें 2 है, बफर स्टॉक है, अपना जो भी गेहूँ खरीदती है या चावल जो भी क्रॉप फसल खरीदती है सरकार या जो ग्रेन खरीदती है उसको स्टॉक करती है, दैट इज नोन एज बफर स्टॉक। उसके बाद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और उसको PDS के थ्रू वो हम लोगों को ही डिस्ट्रीब्यूट करवा देती है। अब इसमें क्या होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो FCI है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरिंग, फूड को प्रोक्योर करना, सुरक्षित रखना और स्टॉक करती है फूड ग्रेन्स को, वेयर एज द डिस्ट्रीब्यूशन इज इंश्योर्ड बाई, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन जो है फूड का किया जाता है PDS के थ्रू। FCI रखती है, PDS के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द पुअर्स। PDS इज ए प्रोग्राम, देखिए कि व्हाट इज द PDS। PDS इज ए प्रोग्राम विच प्रोवाइड्स फूड ग्रेन्स, जो फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करती है एंड अदर एसेंशियल कमोडिटीज, और दूसरी इंपॉर्टेंट कमोडिटीज चीजें एट सब्सिडाइज्ड प्राइस, कम दामों पर इन रूरल एंड अर्बन एरिया, शहरों में भी और गाँव में भी। The primary objective of national food security are, और जो primary objectives हैं national food security के वो है ensure availability of food grains to common people at an affordable price, कि कम से कम दामों पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए जो डिजर्व करते हैं उनके लिए खाना मिल सके। The poor should have access to food, गरीब, जिससे कि गरीबों को खाना मिल सके। ग्रोथ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में ग्रोथ हो। फिक्सिंग द सपोर्ट प्राइस फिक्स करती है फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ द व्हीट एंड राइस, व्हीट और राइस का गलत तरीके से लोग खरीदारी उसको ना करें, टू मेंटेन द स्टॉक्स, अपने स्टॉक्स को मेंटेन करने के लिए ये सारे काम करती है। माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज योर एग्रीकल्चर चैप्टर दैट वी हैड कंप्लीटेड टुडे।
I'll send you the notes also along with this video. Please copy them in your fair copy. Notes is compulsory to be copied in fair copy. I'll check, it. Thank you very much.